नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं कि 10वीं और 12वीं में नई शिक्षा, नई परीक्षा की। दरअसल नई शिक्षा और नई परीक्षा की बात सिर्फ 10वीं 12वीं के लिए नहीं है, बल्कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा बदल रहा है, नई जो शिक्षा नीति आई है, उसकी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है या उसकी जो फिलॉसफी है, उसके हिसाब से हमने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। और इस साल से ही 2023-24 के सेशन से ही 10वीं 12वीं में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, खास करके एग्जाम पैटर्न को लेकर। और धीरे धीरे जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा पूरा एक अप्रोच रहा है शिक्षा को लेकर, वो बदल सकता है और एक पूरा नया फ्रेमवर्क सामने आ सकता है। इसका भी एक बड़ा आधार है कि बहुत जल्दी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, वो बहुत जल्दी अपनी सिफारिशें सामने रख सकती है और उसकी कई चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ भी रही है कि संभावित क्या है, क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि सेमेस्टर स्कीम आ सकती है। इसके अलावा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो डिवीज़न होता है 11th-12th में, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है और ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं जहाँ पे आप साइंस आर्ट्स का कॉम्बिनेशन लेकर एक अपने लिए एक अलग कॉम्बिनेशन तैयार करें और इस तरीके के विकल्प दिए जाएंगे। गिने चुने ही होंगे, वो बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं, ऐसा नहीं कि विकल्पों की भरमार हो जाएगी और धीरे धीरे ही ये सब कुछ होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है और इसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक यहाँ भारत में लोगों ने नहीं की थी। वेस्ट में कई जगहों पर इस तरीके की शिक्षा चलती है। उसी को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अपनाने की कोशिश की जा रही है भारत में, ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको मीट करे हमारी शिक्षा नीति और जो छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से तैयार किया जा सके कि वो शिक्षा उनके जीवन में काम आए, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है संस्कृति स्कूल पुणे की प्रिंसिपल दामिनी जोशी, कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनिका मेहरोत्रा और स्कूल टॉपर्स के डायरेक्टर अखिल तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दामिनी जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं कि जो चेंजेस इस साल से दिखने में आ रहे हैं सिलेबस में और एग्ज़ाम को लेकर, वो क्या है और उससे क्या दिशा एक दिखाई दे रही है? धन्यवाद मनोज जी। तो अभी जो ये नीति के बारे में हमें पता लगा है और जो इस साल से चेंजेस आने वाले हैं, ये दर्शाते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम एप्लीकेबल होगा बच्चों को। सेमेस्टर सिस्टम में जैसे 8 बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे 9 से 12 तक। और बच्चों को चॉइसेस दी जाएंगी। देर आर 8 करिकुलर एरियाज होंगे। उसमें से बच्चों को जैसे 2 सेमेस्टर्स साल में होंगे, उसमें से बच्चों को सेलेक्ट करने होंगे ये चॉइसेस, सब्जेक्ट चॉइसेस करनी होंगी। नाउ जैसे आपने कहा कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि साइंस स्ट्रीम का ही करिकुलर एरिया से, अगर मैं साइंस स्ट्रीम ले रही हूँ तो मुझे साइंस स्ट्रीम के ही करिकुलर एरिया से सब्जेक्ट चूज करना है। तो रटंत नीति को खत्म करने की कोशिश है और बच्चों को उनके स्किल्स डेवलप करने की कोशिश है इस नीति में। एंड 8 बोर्ड एग्जाम्स बच्चों को देने होंगे। दे विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव हमको मीट करना होगा बाय द एंड ऑफ देयर 9 to 12th। इट विल बी सीन दैट वो जो है ये स्किल्स मतलब ले पाते हैं। एंड जैसे आपने एग्जैक्टली बोला कि व्यावसायिक जीवन में उनके ये नीति जो है बहुत हेल्प करेगी। सो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चेंजेस होंगे ये यही होंगे कि 8 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। बच्चे विल बी सेलेक्टिंग देयर सब्जेक्ट चॉइसेस। 16 चॉइस कोर्सेज दे विल हैव टू अटेम्प्ट और गिव एग्जाम्स फॉर। एंड
मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि जरूर ये जो नीति है ये बच्चों को हेल्प करेगी। ठीक है। जो ये तनाव मेंशन महसूस करते हैं, जी वो तनाव से इनको उभरने की वो मिलेगी, जी एक चॉइस मिलेगी। जी जी। अखिल, ये बताइए, आप तो जैसे एक नए तरीके की सोच के साथ ही आगे आप लोग बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से अब तमाम चीज़ें जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बड़ा माइलस्टोन है, होगा। हालांकि ये धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। इस साल क्या इसकी शुरुआत मानी जाए कि हो गई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अनफोल्ड होनी शुरू हो गई है, अखिल, और इसकी किस तरीके से, मतलब आप कैसे मैप कर रहे हैं इसको अभी प्रेजेंट में? तो अभी से देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे कि गवर्नमेंट का मानना है कि क्लास 10 का बोर्ड स्क्रैप कर दिया जाएगा और 12th में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो बहुत अच्छी है एक्चुअली। ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी इज़ अ मच नीडेड थिंग। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है आज अभी तक का रोट लर्निंग पर बेस्ड है। बट हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो एक तरफ बोर्ड एग्जाम है जिसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा जो टोटली डिफरेंट है आजकल के बोर्ड के करिकुलम के पैटर्न से। तो बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि उन दोनों को एक सिंक में करना, बिकॉज फाइनली स्टूडेंट की लाइफ में करियर मैटर करता है कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट ऑफ हिज लाइफ। एजुकेशन है इसीलिए कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। तो उन दोनों को कनेक्ट करना बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स इतना आसान नहीं है इसको पूरा प्रैक्टिकली, बिकॉज इंडिया है बहुत डाइवर्स कंट्री, इसमें बहुत सारे बोर्ड्स चलते हैं। तो सारे बोर्ड्स को एक सिस्टम में लाना, बिकॉज अभी आप देखेंगे तो हर स्टेट का एक स्टेट बोर्ड है, एक आईसीएसई बोर्ड, एक सीबीएसई बोर्ड है, और सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे हैं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फाइनली उनको कौन सा बोर्ड बेटर है, क्या करना है। तो अगर एक कंट्री है तो एक सिस्टम होना चाहिए। तो इट्स अ मच मच नीडेड थिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जी अनिका जी, जो एक चर्चा में है, अभी खबरों में भी आया कि सीबीएसई ने नोटिफाई भी कर दिया कि 2024 में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें वेटेज बढ़ने वाली है। जो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी कॉम्पिटेंस को मेज़र करते हैं। तर्क इसके पीछे ये दिया गया है कि जो कॉम्पिटेंस है और जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी लाइफ में, उस वो वैसे प्रश्न ज़्यादा होंगे। तो इसमें जैसे बता रहे हैं 50% तक एमसीक्यू हो जाएगा 9वीं 10वीं में, और 11वीं 12वीं में भी 40% एमसीक्यू हो जाएगा। तो इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं, कितना स्मूथ हो रहा है ये सब कुछ स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए? क्योंकि अभी एकेडमिक ईयर शुरू होने का ये समय हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी जैसे आप बुक लेने जाइए तो बुक स्टॉल में लोग बोलते हैं कि आपको नया बुक चाहिए या पिछले साल का चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप नोटिस कर रही हैं? अभी के जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए या जाननी चाहिए? पहले मैं ये बताऊं, अगर एजुकेशन का पर्पस क्या है, एजुकेशन पर्पस चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। अल्टीमेटली जो आउटपुट है, जो बेनिफिट है, वो बच्चों के फेवर में होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक प्रेशराइज हो और बस पढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज पढ़ा दो लेकिन कुछ स्किल्स नहीं है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग थी। सस्टेनेबल गोल्स में वन ऑफ द गोल्स इज टू गिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन। तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। और ये सिर्फ 9th-10th नहीं है सर, अगर पूरे पैरामीटर्स को स्प्रेड करें तो ये प्री स्कूल और आंगनवाड़ी और जो प्ले स्कूल, वहां से इन्होंने फॉर्मेट पकड़ लिया है, और यही जरूरत थी। अगर आप रैंडमली 9th-12th को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लकूनास और लैप्सेस रहेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ब्लेंड करें 10th और 12th की पढ़ाई को लेकर, कॉलेज की पढ़ाई को लेकर। देखिए, जो स्कूल में सब्जेक्ट मिलते थे उससे कहीं ना कहीं कॉलेज में कनेक्ट बनाना बड़ा मुश्किल था। शायद अब 9th एंड 12th के अंदर ये जब चीज डालेंगे तो एक इजी पैसेज होगा उनको 12th से कॉलेज में जाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मिसिंग था आज तक के लिए। दूसरा, मैंने जैसे कहा, नर्सरी से लेके एज पैरामीटर्स डिफाइन हो गए हैं, कितना करिकुलम बेस होना चाहिए, किस हिसाब से स्किल पे स्ट्रेस है। और बात रही आपकी जो क्वेश्चन की कि देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं,
सर वो तो अडेप्ट कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे और करते आए हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा ऑनलाइन टीचिंग, स्मार्ट बोर्ड्स और बहुत से फैसिलिटीज इन स्कूलों को मिलती है। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जो गांव देहात में होंगे, देखिए एनसीईआरटी की किताबें, करिकुलम सीबीएसई के तो सेम ही रहेंगे, वो नहीं बदलता पूरे हर स्टेट में। तो वहाँ किस हिसाब से ये मैनेज कर पाएंगे वो देखना होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि इसको ग्रेजुअल फेज में किया जाए। एकदम से इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, तो बहुत बट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से compete नहीं कर पाएंगे। बहुत कहीं ना कहीं पीछे रह रहे थे। जो हायर आईक्यू के बच्चे हैं वो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देके निकल जाते थे, लेकिन जो एवरेज हैं या मिडिल आईक्यू के हैं उनके लिए क्या आपने सोचा था? तो शायद ये पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी। और अनिका जी ये बताइए, ये जो सिलेबस कम होने, इस पर खासी चर्चा हो रही है कि कोविड के टाइम में सिलेबस कम किया गया था और अब शायद उसी को परमानेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो इस पे क्या विचार है आपके? बहुत इंपॉर्टेंट था सर। मेरा हमेशा मानना था, देखिए 22 चैप्टर 26 चैप्टर आप एक किताबों में लेते हैं, तो एज प्रिंसिपल्स एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हम तो उसको ब्लेंड कर देते थे, बिकॉज ईच एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल अपने हिसाब से देखता था कि 26 चैप्टर्स की आवश्यकता नहीं है, 2 चैप्टर्स को ब्लेंड करके भी एक चैप्टर बन सकता है। तो वो तो हमारी इंडिविजुअल एक अप्रोच थी। अब अगर ये अथॉरिटी से आ जाती है तो इससे बेहतरीन नहीं होगा। आप कम पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, कॉन्क्रीट पढ़ाएं, वो ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि आप इतना लाद दें बच्चों को कि वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता। इसलिए बहुत ब्लेंडेड फॉर्म में हमें करना चाहिए था, और आई एम हैप्पी करिकुलम लेस है। और उसी करिकुलम से सर अगर आप साइंस पढ़ा रहे, कहीं ना कहीं मैथ्स भी बीच में आ जाता है, आर्ट्स आ जाती है, वो टीचर को ओरिएंट होना और ट्रेनिंग करना, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क बिंदु रहेगा हमारे लिए, बिकॉज बहुत डर्थ है टीचर्स की। क्वालिफाइड टीचर्स तो होती है, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस इतना कम होता है कि ये नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने में ये दिक्कतें आएंगी। बहरहाल वी आर हैप्पी कि ये हो रहा है और हम पूरी वॉर फुटिंग में इसमें लगेंगे, जाकि अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसके लिए हम किसी भी लेवल में जाएंगे, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो, रेगुलर पेरेंट्स इंटरेक्शन हो, उन सब चीजों को लेते हुए एक वे फॉरवर्ड हमें करना पड़ेगा अभी। जी। तो एक्चुअली जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसके तो सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और ये एक बहुत बड़ा मेमोथ टास्क है अगर इसमें आप कोई भी रद्दोबदल करना चाहते हैं तो। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसको चेंज कर रहे हैं। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स तो बदलने हैं नहीं, पढ़ना आपको वही चीज़, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, पूरा अप्रोच एक बदलने की बात है। अखिल ये बताइए कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि 9th से ही हो जाए, तो क्या इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है? क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि 9th ऑनवर्ड्स जो भी पढ़ाई हम बच्चों को दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपना प्रोफेशनल लाइफ स्मूथली सेटल कर पाए? हाँ, सही बोल रहे हैं कि अगर 9 to 12 का सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो अगर 10th बोर्ड नहीं होता है तो बच्चा 9 से ड्रिवन हो सकता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। एंड 4 years काफ़ी लंबा टाइम होता है जहाँ बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है। तो अगर बोर्ड का प्रेशर हटाते हैं, बट अगर सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं और क्लास 12 का बोर्ड, जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी, क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम लेगा, जैसा कि हमने कोविड में भी लिया था। तो उसका एक नेगेटिव लॉस ये है कि भाई उसमें जो टीचिंग टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर आप साल में एक बार एग्जाम ले रहे हैं तो जनरली स्कूल्स में या सब जगह सिलेबस एंड्स बाय नवंबर, बच्चा दिसंबर जनवरी प्रिपरेशन करता है बोर्ड की। अब उसी चीज़ को अगर आप 2 सेमेस्टर में कर देंगे तो आपको कंटेंट आप ऑलरेडी रिड्यूस कर रहे हैं, बट कितना रिड्यूस करेंगे? तो 2 सेमेस्टर, तो यू हैव टू टेक एग्जाम मार्च में लेना, एक और एग्जैक्ट महीना जाएगा, प्लस बच्चे को प्रिपरेशन देना पड़ेगा। तो 12th में मेरा मानना है कि सेमेस्टर सिस्टम में ओवरऑल लॉस होगा, बिकॉज टीचिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एंड बोर्ड के अलावा बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, जैसा कि जेई मेंस जो एग्जाम होता है वो झटके से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और इसको अनफोल्ड होने में काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि एक बैलेंस जो शिक्षा में जिसकी उम्मीद की जाती है कि ना सिर्फ आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए शिक्षा तैयार करे बल्कि आपकी लाइफ स्किल्स को भी तैयार किया जाए स्कूल में। इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि 10th और 12th में नई शिक्षा नई परीक्षा, इसकी शुरुआत हो गई है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने जिसका अनाउंसमेंट किया था, वो धीरे धीरे अब अनफोल्ड होने लगी है इस चक्कर में कि उसकी कुछ चीज़ें आने लगी हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब सार्वजनिक हो रही हैं, लोगों को पता लग रही कि इस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी। तो हम अब उसके बारे में विचार कर सकते हैं कि सामने क्या होने वाला है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको अब क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, स्कूल्स को, पेरेंट्स को, सबको। दामिनी जी ये बताइए, देखिए स्कूल एजुकेशन में जैसे हम अब जो प्री नर्सरी के जो बिल्कुल छोटे प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हम जैसे एक तरीके से वार्म अप करते हैं कि अब आप शिक्षा लेने के लिए तैयार हो। वहाँ पढ़ाई जैसी तो कोई बात होती नहीं है, मतलब तैयार करते हैं। फिर हम उसके बाद जब 1 से बच्चा स्कूल में आता है तो धीरे 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 उस पर बोझ पड़ता है, और ये हम सभी लोग मानते हैं कि बच्चों पर अच्छा खासा बोझ है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें कह रहे हैं कि अगर आप आज 10th में मान लो 6 पेपर देते थे तो आपको 9 पेपर देने होंगे। अब आप कंबाइन करके और आपके सामने 16 विकल्प होंगे कि आप 11th 12th के लिए क्या चुन सकते हैं। तो क्या बोझ घटने वाला है या बढ़ने वाला है जो नई शिक्षा हम फ्रेमवर्क जो नया आ रहा है उसमें? सर डेफिनेटली जो बोझ है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों को बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स की जगह 8 सब्जेक्ट्स में अपेयर करना होगा, बट जो कंटेंट होगा ये जो सब्जेक्ट्स का वो भी रिड्यूस किया जाएगा सर। बिकॉज जैसे कि सर ने बोला कि एक ही टर्म में वो पूरा सब्जेक्ट जो डिटेल्ड वे में अभी है प्रेजेंट उसमें पढ़ाना ये मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी सोचेगा कि एट द सेम टाइम हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंटेंट को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे सो दैट बच्चे उतना कवर अप कर पाएंगे। अखिल ये बताइए कि ये जो सिस्टम आ रहा है, जितनी भी जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है उसके हिसाब से ये क्या हमने अपने लिए नया कोई नई सोच हमने पैदा की है, या हम कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं और वहाँ से चीज़ें ले रहे हैं? किस तरीके से मतलब इसके पीछे सोच आपको क्या लग रही है? देखिए, इसके पीछे सोच है कि करेंटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बहुत पुराना है। मतलब जो हमें ब्रिटिशर्स सिखा के गए थे वो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है कि रोट लर्निंग के अगेंस्ट थिंकिंग, तो आप देखेंगे तो जितने भी बड़े एग्जाम हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ पर स्ट्रेस देते हैं कि हाउ यू थिंक, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो कैसे टैकल करेंगे। तो आज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये होलिस्टिक होने जा रही है, इट्स ट्राइंग टू बी इंक्लूसिव। इसमें योगा की भी इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ पीसीएम ही इंपॉर्टेंस नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर तभी एक अच्छा इंजीनियर है जब वो एक टीम को हैंडल कर सकता है, जब वो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, जब वो फाइनेंसेस हैंडल कर सकता है। तो जब बच्चों के पास चॉइसेस होंगे, अवेयरनेस होगी, तो ओवरऑल इट विल हेल्प। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप भी ले लेते तो भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो अभी तक क्या होता है कि एक बच्चा बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम में अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप हो जाए तो उसे ड्रॉप आउट बोलते हैं, बट फर्स्ट ईयर में भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड देन उसके बाद आप अपनी लाइफ को किसी और दिशा में परस्यू कर सकते हो। तो ये फ्रीडम होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और जो बेस्ट करना चाहें वो करें। तो बहुत अच्छा कदम है। थोड़ी मुश्किलें तो जरूर आएंगी बट इट्स अ मच नीडेड स्टेप, और फाइनली इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जी, अच्छा बुरा तो खैर वक्त बताएगा और हम उसका फैसला करने के लिए बैठे भी नहीं हैं। दरअसल हम ये समझना चाहते हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए खास करके कि होने क्या वाला है और किस चीज़ की तैयारी करके रखें। मोनिका जी, जो जब ये नई नीति आई थी और इसमें इसका जो हिस्सा है वो टॉप टू बॉटम कवर करता है पूरा, तो ऐसा लगता है कि जो हायर एजुकेशन हमारा है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा बदलने वाला है, और उसके साथ बैकलिंक करते हुए जब हम स्कूल एजुकेशन तक आते हैं तो उसके हिसाब से तमाम चीज़ों को ढाला जा रहा है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों पर ज़्यादा, मतलब बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को?
यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट सर। होता यही था कि बहुत डिस्पैरिटी थी 12th के बाद कॉलेज की, मैच नहीं होता था, देयर वाज नो कनेक्ट, और स्टूडेंट्स को बड़ी घबराहट होती थी, ये सब्जेक्ट ले लिया तो साइंस नहीं मिलेगा अगर मैथ्स नहीं है, ये नहीं मिलेगा अगर हिस्ट्री नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन होता था। एंड इट वाज अ ह्यूज टास्क फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटीज। तो आपने अगर एनईपी देखी है सर, तो कॉलेज में भी ये प्राविधान किया है, जैसे सर बता रहे थे कि ड्रॉप आउट नहीं होगा, उसको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने स्ट्रीम भी बदलनी है तो आप फर्स्ट टाइम बदल सकते हो। वो तभी तो बदलेंगे जब आप 9, 10th, 11th, 12th में एक ब्लेंडेड और लार्जर पर्सपेक्टिव से पढ़ के आएंगे। जाहिर सी बात है स्ट्रेस होगा, इसमें आपको मानने की बात है, लेकिन पैटर्न ऑफ टीचिंग भी तो बदल रहा है ना सर। अब टीचिंग का मेथोडोलॉजी बदलेगी, स्किल्स आएंगे, क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, थिंकिंग, तमाम उस पैटर्न से अगर टीचर सिखाएगी तो मुझे लगता है स्ट्रेस नहीं होगा। If learning will be more fun, so it will be more fun filled structured activity अगर आप कह लें तो more or less इस फॉर्मेट में एजुकेशन को ले आएंगे जहाँ बच्चा एंजॉय करे स्कूल आने में और स्ट्रेस फ्री रहे। एक हैप्पी बच्चे की लर्निंग ज्यादा स्ट्रांग होगी बशर्ते कि एक डिप्रेस्ड और सैड बच्चे के लिए। तो ये टीचर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर, कि ये जो विजन किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसको किस हिसाब से बच्चों की तरफ लेके आए। सो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का रहेगा इस चीज को आगे लाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जब बच्चे के अंदर आती है, यस आई कैन डू इट, एंड यू नो दैट एक तरह से नच फ्रॉम द टीचर दैट वेल डन, यू कैन डू इट। दीज things I'm sure sir is going to help a lot. Yes, hiccups तो होंगे सर, दो राय नहीं है, एक नई चीज, और यू नो बहुत से लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं वी आर ओके विद द ओल्ड फॉर्मेट। तो बहरहाल लेट अस ट्राई। और एक्सपेरिमेंट तो सीबीएसई ने पहले ही बहुत किए सर, जब वो आ गए थे आपके ग्रेड्स आ गए थे तो वो भी दौर देखा हमने सर, उसको भी हमने पार किया। लेकिन अब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर ये और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक तरीके का कमिटमेंट है, आप कह सकते हैं पूरे देश का कमिटमेंट है कि आप ट्रांजिट कर रहे हैं एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जो आपको आज के हिसाब से, खास करके आज के मार्केट के हिसाब से, जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से बच्चों को तैयार करना चाहती है हायर एजुकेशन के लेवल पे, और उसके लिए स्कूल के लेवल से ही तमाम चीज़ें जो है उसकी तैयारियां शुरू हो जाए। चैलेंजेस बड़े होंगे और सबसे बड़ा चैलेंज भारत देश में तो ये होगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो ये शिक्षा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहरहाल फिलहाल हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हम ट्रांजिशन के फेज में हैं, और एक ऐसे ट्रांजिशन के फेज में है जो शायद काफ़ी लंबा चलने वाला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।